हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI5 इंडिया फ्रॉम मिड 18 टू मिड 19 सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द अवध रूलर्स फेल टू मेंटेन देयर सॉवरेंटी? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1801? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अवध के शासक अपनी आजादी क्यों नहीं बचा पाए और 1801 के ट्रीटी का क्या महत्व था। इसमें हमें राजनीतिक, प्रशासनिक और संयाकरणों के साथ ट्रीटी के टर्म्स और उसके असर को भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अवध, जो कि गैंजेटिक प्लेन्स में एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रियासत थी, 18वीं सदी के दौरान भारत की एक प्रमुख प्रिंसली स्टेट थी। लेकिन समय के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव के कारण अवध अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। इसके पीछे अंदरूनी कमजोरियां, बाहरी खतरे और ब्रिटिश की बढ़ती दखल का हाथ था। 1801 का ट्रीटी अवध के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें नवाब ने ब्रिटिश की शर्तें मानी और अपनी स्वतंत्रता का बड़ा हिस्सा गंवा दिया। मेन बॉडी। 1. अवध का बैकग्राउंड और ब्रिटिश से पहले के संबंध। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अवध एक सेमी इंडिपेंडेंट रियासत बन गया। नवाब नॉमिनली मुगल बादशाह को मानते थे, लेकिन अपना काफी कंट्रोल रखते थे। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश का प्रभाव अवध पर बढ़ गया। शुरुआत में ब्रिटिश ने अवध को एक बफर स्टेट बनाए रखना चाहा, लेकिन बाद में डायरेक्ट कंट्रोल की नीति अपनाई। 2. सॉवरेंटी खो देने के कारण। 1. प्रशासनिक कमजोरियां। नवाबों का ध्यान ज्यादा दरबार के शान शौकत पर था, गवर्नेंस पर कम। रेवेन्यू सिस्टम में भ्रष्टाचार और अकुशलता थी। जमींदारों की ताकत बढ़ गई, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गई। 2. सेना की कमजोरी। अवध का सेना पुराने तरीके की थी, जबकि ब्रिटिश की सेना डिसिप्लिन और मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस थी। ज्यादातर फौजी किराए के सिपाही थे, जो वफादारी में कमजोर थे। मॉडर्न ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की कमी थी। 3. आर्थिक निर्भरता। लगातार युद्ध और दरबार के खर्चे से खजाना खाली हो गया। नवाब ब्रिटिश से कर्ज लेने लगे ताकि सेना और प्रशासन चल सके। कर्ज की वजह से ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। 4. ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अपनाया, जो लोकल रियासतों की स्वतंत्रता खत्म कर देता था। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अवध पर भी ये नीति लागू की। 3. 1801 का ट्रीटी। 1. ट्रीटी के टर्म्स। नवाब सादत अली खान II ने ब्रिटिश के साथ साइन किया। अवध ने रोहिलखंड, गोरखपुर और दोआब के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश को दे दिया। ब्रिटिश अपनी सेना अवध में रखेंगे और उसका खर्चा नवाब उठाएंगे। 2. साइन करने का कारण। ब्रिटिश ने इल्जाम लगाया कि अवध लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा। दबाव में आके नवाब ने टेरिटरी दे दी ताकि गद्दी बच सके। 4. ट्रीटी का महत्व। 1. राजनीतिक निर्भरता। अवध एक डिपेंडेंट स्टेट बन गया, फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री कंट्रोल खो दिया। 2. ब्रिटिश की ताकत में वृद्धि। सीडेड टेरिटरीज ने ब्रिटिश का प्रभाव उत्तर भारत में और बढ़ा दिया। 3. एनेक्सेशन की बुनियाद। 1801 के बाद अवध की आज़ादी नॉमिनल रह गई और 1856 में मस गवर्नेंस के नाम पर एनेक्सेशन हो गया। कंक्लूजन। अवध अपनी स्वतंत्रता इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि अंदर से कमजोर था, सेना आउटडेटेड थी और ब्रिटिश का दबाव लगातार बढ़ रहा था। 1801 का ट्रीटी ने अवध को एक नॉमिनल रियासत बना दिया जो ब्रिटिश के अधीन चल रही थी। ये समझौता एक ऐसा मोड़ था जिसने फ्यूचर एनेक्सेशन का रास्ता खोल दिया। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. What do you understand by the industrialization? Explain the impact of European trade on Indian industries. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें डे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब समझना है, फिर बताना है कि यूरोपियन, मेनली ब्रिटिश, ट्रेड ने इंडिया की इंडस्ट्रीज पर कैसे असर डाला। हमें इसका मीनिंग, कारण और कॉन्सिक्वेंसेज एग्जाम्पल्स के साथ लिखने हैं, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर। आंसर।
इंट्रोडक्शन। द इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जब किसी देश या रीजन की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कॉलोनियल इंडिया में इसका मतलब था कि जो हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री पहले दुनिया भर में फेमस थी, जैसे डकचा मसलन, सिल्क वीविंग और मेटल का काम, वो ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज के वजह से गिर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। ये प्रोसेस नेचुरल नहीं था, बल्कि कॉलोनियल पॉलिसीज, अनफेयर ट्रेड और मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स की कंपटीशन के वजह से हुआ। मेन बॉडी। 1. द इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब और नेचर। डेफिनेशन। कॉलोनियल पीरियड में इसका मतलब था इंडिया का ग्लोबल इंडस्ट्रियल शेयर गिरना और हैंडीक्राफ्ट्स का खात्मा। प्री कॉलोनियल स्ट्रेंथ। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया टेक्सटाइल, सिल्क और मेटल वर्क्स के लिए मशहूर था। कॉलोनियल बदलाव। ब्रिटिश ने इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। 2. द इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ए. मशीन मेड गुड्स का इनफ्लो। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सस्ती और तेज प्रोडक्शन हुई। ब्रिटिश टेक्सटाइल्स ने इंडियन हैंडमेड कपड़े की मार्केट ले ली। बी. अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज। इंडियन गुड्स पर ब्रिटेन में हैवी ड्यूटी, लेकिन ब्रिटिश गुड्स इंडिया में ड्यूटी फ्री। पॉलिसीज ने ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट किया, इंडियन को नहीं। सी. मार्केट और पैट्रोनेज का लॉस। इंडियन रूलर्स का गिरना, जो क्राफ्ट्समैन के पेट्रन्स थे। ट्रेडिशनल ट्रेड नेटवर्क्स टूट गए। डी. एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। कॉटन और जूते जैसे रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट ब्रिटेन को, लोकल प्रोसेसिंग कम हो गई। 3. यूरोपियन ट्रेड का इंडियन इंडस्ट्रीज पर असर। ए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गिरना। बेंगल और डकचा की मसलन इंडस्ट्री खत्म हो गई। वीवर्स बेरोजगार हो गए। बी. रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट का शिफ्ट। कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सपोर्ट होने लगे, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होने लगे। फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। सी. ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का विनाश। मेटल वर्क, पॉटरी, शिप बिल्डिंग गिर गए। कल्चरल हेरिटेज कमजोर हुआ। डी. इकोनॉमिक ड्रेन। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट से वेल्थ ड्रेन हुआ। इंडस्ट्री मॉडर्नाइज नहीं हुई। 4. सामाजिक और आर्थिक परिणाम। बेरोजगारी, स्किल्ड आर्टिजन्स का काम चला गया। शहरों का गिरना। मुर्शिदाबाद, सूरत, डकचा जैसे शहर गिर गए। गांव पर प्रेशर। आर्टिजन्स खेती करने लगे, लैंड प्रेशर बढ़ा। गरीबी और अकाल, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर गए। कंक्लूजन। द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्लान्ड कॉलोनियल पॉलिसी का रिजल्ट था। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज ने इंडिया की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस तोड़ दी और देश को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। इससे इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल गया और गरीबी, बेरोजगारी और डिपेंडेंसी बढ़ गई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe the major issues taken up by the reformers in 19th century India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 19th सेंचुरी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के मुख्य मुद्दों को बताना है। हमें ये समझाना है कि रिफॉर्मर्स ने कौन से सामाजिक बुराइयों, महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, धर्म और राष्ट्रीय जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर काम किया, और कौन से उदाहरण इसके लिए महत्वपूर्ण है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण युग था। ब्रिटिश शासन के आने से नए चुनौतियां और नए विचार आए। इस दौरान के रिफॉर्मर्स ने समाज में फैली बुरी परंपराओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षितता और महिलाओं की दशा को सुधारने का काम किया। ये लोग पुरानी अच्छी परंपराओं को संभालते हुए पाश्चात्य शिक्षा और नए सोच के साथ समाज को मॉडर्न बनाना चाहते थे। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले जैसे लोग इस युग के प्रमुख रिफॉर्मर्स थे। मेन बॉडी। 1. सामाजिक सुधार और सामाजिक बुराइयों का विरोध। रिफॉर्मर्स ने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और जाति भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई की। राजा राममोहन रॉय की कोशिशों से सती प्रथा 1829 में खत्म हुई। ज्योतिबा फूले ने शूद्रों और दलितों के लिए शिक्षा और समा अधिकार के लिए काम किया। 2. महिला अधिकार और महिला शिक्षा। रिफॉर्मर्स ने महिलाओं को सशक्त बनाना समाज के विकास का आधार माना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया, जिससे 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट बना। लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने महिला शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ काम किया। 3. धार्मिक सुधार और पुनर्गठन। रिफॉर्मर्स ने धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कर रैशनल और सरल बनाने की कोशिश की।
राजा राममोहन रॉय का ब्राह्मो समाज एकेश्वरवाद और तर्कशील सोच का समर्थन करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज वेदों की ओर लौटने और मूर्ति पूजा को त्यागने पर जोर देता था। 4. मॉडर्न शिक्षा का विकास और बुद्धि जागरूकता। पाश्चात्य शिक्षा ने नए विचार, विज्ञान और तर्कशील सोच को बढ़ावा दिया। वुड्स डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के अवसर बढ़े। रिफॉर्मर्स ने माना कि शिक्षा है जागरूकता ला सकती है और समाज को समानता की ओर ले जा सकती है। ये जागरूकता आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण बनी। कंक्लूजन। 19वीं सेंचुरी के सुधार आंदोलनों ने भारत को नए सोच और नए सामाजिक मूल्यों की ओर ले जाने का काम किया। सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और धार्मिक सुधार लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। इनकी मेहनत ने भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए मजबूत बुनियाद तैयार की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the nature and significance of the revolt of 1857. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 बातें एक्सप्लेन करनी है। नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ये किस तरह का विद्रोह था, सिर्फ फौजी बगावत या पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसका स्कोप, लीडरशिप और कैरेक्टर। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट, इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। हमें कॉजेस, फीचर्स, हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स और इसके लॉन्ग टर्म असर कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला बड़ा संगठित हिंसक आंदोलन था। ये मेरठ के सिपाहियों की बगावत से शुरू हुआ और जल्दी ही उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में फैल गया। इससे अलग अलग नाम दिए गए, सीपॉय म्यूटनी, पहला स्वतंत्रता संग्राम और ग्रेट रिवोल्ट। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक नया जुनून जगाया। मेन बॉडी। 1. विद्रोह के कारण। राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें झांसी, सतारा जैसे राज्य एनेक्स हुए। राज्यों और रियासतों का अधिकार छीन जाना। आर्थिक कारण। भारी कर, हाथ के काम का विनाश और जमींदारी हक का खत्म होना। कृषि पर अत्यधिक दबाव और किसानों की परेशानियां। सामाजिक और धार्मिक कारण। सती प्रथा रोकना, विधवा विवाह जैसे सुधार। कुछ लोगों को धार्मिक हस्तक्षेप लगे। कार्ट्रिजेस पर गई और सुअर की चर्बी होने की अफवाह ने हिंदू मुस्लिम दोनों को नाराज किया। सेना संबंधी कारण। अंग्रेजी सिपाहियों से कम तनख्वाह, प्रमोशन में भेदभाव। ऑफिसर्स का सांस्कृतिक सेंसिटिवनेस। 2. विद्रोह का स्वरूप। सिर्फ फौजियों की बगावत। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिर्फ सिपाहियों का म्यूटनी मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन। वीडी सावरकर जैसे भारतीय इतिहासकार इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। दोनों का संगम। आधुनिक दृष्टि ये मानती है कि ये एक फौजी बगावत थी जो लोकप्रिय आंदोलन में बदली, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, कुंवर सिंह जैसे नेता शामिल हुए। 3. प्रमुख घटनाएं और प्रसार। मेरठ, 10 मई 1857 को शुरुआत। दिल्ली, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। कानपुर, नाना साहिब का नेतृत्व। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का वीर युद्ध। बिहार, कुंवर सिंह की अगुवाई। ये आंदोलन मेनली उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा। 4. विद्रोह का महत्व। कंपनी रूल का एंड। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल शुरू। नई नीतियां। एनेक्सेशन पॉलिसी बैंड, धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप कम। राष्ट्रीय चेतना। असफल होने के बाद भी ये आंदोलन भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। सेना सुधार। भविष्य में ऐसे विद्रोह रोकने के लिए सेना में अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई। कंक्लूजन। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये सफल ना हुआ, पर इसने अंग्रेजों के शासन की नीति बदल दी और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाए। आगे चलकर ये आंदोलन स्वतंत्रता की एक बड़ी लहर का बीज बना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।